हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम है। तो चलिए देख लेते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है? अधिगम जीवन या कह सकते हैं जो सीखना है वह कैसा है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, या कह सकते हैं जो अधिगम है वह कैसा है, सतत रूप से चलता रहता है। ठीक, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो सीखना है वो क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो अधिगम है उसको कई प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, या इसको कह सकते हैं जो सीखने की गति में जो होता है वातावरणीय, जो वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है वह क्या है, अधिगम है। कहने का मतलब है जो वातावरण के अनुरूप जो भी परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, अधिगम कहलाएगा। ठीक है, या सीखने की गति कहलाएगी। ठीक, तो हम देख लेते हैं अधिगम को शाब्दिक रूप से अगर देखें तो अधिगम क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यापक रूप में और दूसरा है संकुचित रूप में। ठीक, जो व्यवहार में व्यापक रूप में अगर हम देखें तो अधिगम का क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये कैसा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अधिगम कैसा होता है, व्यापक रूप में होता है। ठीक है, व्यापक रूप में कैसे होता है, व्यवहार में परिवर्तन जो होता है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होते हैं, व्यापक रूप में होते हैं। और व्यापक रूप जो है वो क्या है, अधिगम का एक पार्ट है। ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, संकुचित रूप में अधिगम कैसा होता है, सिर्फ मात्र सीखना जो होता है, मतलब कह सकते हैं मतलब छोटे एरिया में जो सीखा जाता है वो क्या होता है, संकुचित रूप से सीखा गया अधिगम कहलाता है। ठीक है, और जो व्यापक रूप में होता है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो स्थायी परिवर्तन कैसे आएगा। स्थायी परिवर्तन हमारे अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा। ठीक, क्लियर, मतलब अनुभव, स्थायी परिवर्तन के लिए क्या अनुभव भी होने चाहिए, हमारे पास प्रशिक्षण भी होना चाहिए और हमें अभ्यास भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अभ्यास, मान लीजिए अगर उदाहरण के रूप में देखें तो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन याद करना है और क्वेश्चन आंसर याद करना है, तो उस आंसर को हम क्या करते हैं, बार बार लिख के देखते हैं। मतलब पहले पढ़ा फिर लिखा, फिर पढ़ा फिर लिखा, फिर पढ़ा फिर लिखा, तो क्या होता है, उससे हमें बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है और वो क्वेश्चन हमें स्थायी रूप से लर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन आएंगे। नेक्स्ट है हमारा अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन को क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, अधिगम की श्रेणी में नहीं लाते हैं, इसको किसमें, अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्लियर। और ये जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाते। ठीक है, या इसको जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो हमारे किसे, अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, देख लेते हैं। जिनसे जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, इनसे क्या होता है, हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। इनके कारण देख लें कौन सा होता है। एक कारण है इनको अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और दूसरा कारण है इसमें व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। वो कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के अगर रूप में देखें तो पहला हमारा उदाहरण है मादक पदार्थ। मादक पदार्थ, मादक पदार्थ से क्या होता है,
मान लीजिए कोई नशीली चीजें हैं, मान लीजिए कौन कौन सी होती हैं, शराब है, गांजा है, भांग है। इससे क्या होता है, अगर हम इस बच्चे इसका अगर सेवन करने लगे तो ये क्या होता है, डायरेक्ट इसको अधिगम को प्रभावित करता है। अस्थायी परिवर्तन तो आते ही हैं, लेकिन क्या होता है, ये अधिगम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण अब देखें तो कौन सा है, दवाइयों का सेवन। दवाइयों के सेवन से भी क्या होता है, जैसे कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं नशीले पदार्थ जिसमें निकोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, उससे भी क्या होता है, हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है और डायरेक्टली हमारे किसको, अधिगम को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है संवेग। संवेग, संवेग को हम क्या कहते हैं, इमोशंस, इंग्लिश में इसको इमोशंस भी कह सकते हैं, या फीलिंग कह सकते हैं इसको। जो संवेग होते हैं इससे अस्थायी परिवर्तन आता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर आपके पेरेंट्स बाहर से आ रहे हैं और गुस्से में हैं तो आप क्या करेंगे, उनसे बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब पापा गुस्से में होते हैं तो कोई भी बात नहीं कर सकता। अपने आप को आप अगर अपने आप को ही देखें तो आप क्या करेंगे, जब मम्मी या पापा गुस्से में होंगे तो आप बात नहीं करेंगे उनसे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये क्षणिक मात्र होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, इंसान नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अधिगम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, बीमारियों के कारण भी अस्थायी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, बीमारी के कारण, मान लीजिए आप बीमार हो गए और अगले दिन आपका पेपर है। ठीक है, अगर आप बीमार हैं और पेपर है तो आप क्या करेंगे, उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना आप, अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो जितना परफॉर्मेंस आप अच्छा देते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली आपको किसको प्रभावित किया, अधिगम को प्रभावित किया, और परिवर्तन कैसा आया, अस्थायी परिवर्तन आया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या हुआ, अपने अपने अनुसार अधिगम की परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है कौन सा, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, विकास की, सीखना विकास की प्रक्रिया है। फिर उन्होंने दूसरी परिभाषा कौन सी दी, कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, अधिगम है। कैसी, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का जो हम अर्जन करते हैं तो उससे क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या कहा है, प्रगतिशील व्यवहार जो है, प्रगतिशील व्यवहार के जो व्यवहार का विस्थापन है वही क्या है, अधिगम है। एक परिभाषा इन्होंने ये दी कि प्रगतिशील व्यवहार ही कैसा है, व्यवस्थापन ही अधिगम है। नेक्स्ट इन्होंने दी, व्यवहार में उत्तरोत्तर उन्नयन एक प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या कहा इन्होंने, व्यवहार एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया ही कैसी है, क्या है, अधिगम है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, अगर क्लियर हो रहा है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अभिवृत्तियों का जो अर्जन है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, हम सही वर्ड लिख देते हैं। अर्जन क्या है, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है हमारे गेट्स। इन्होंने कहा है अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब इन्होंने कहने का अर्थ है कि अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, अधिगम है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक और हैं, कौन से हैं, जीपी गिलफोर्ड। कौन से मनोवैज्ञानिक है, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण, कैसे, व्यवहार के
कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन। कैसा? व्यवहार के कारण, व्यवहार में हुआ परिवर्तन हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? को अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं। तो हमने क्या देखा? कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमने अधिगम की परिभाषाएं देखी। तो आगे हम देख लेते हैं। इतना क्लियर हो रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने अधिगम के बारे में पढ़ा, अधिगम की जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ी, और अब देख लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम विशेषताएं क्या है? अधिगम कैसा है? विकासशील है। अधिगम कैसा है? विकास होता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस विकास चलता रहता है अधिगम में। ठीक है। अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन है। जब हमारा अधिगम होता है उससे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, और अनुभवों का जो संगठन होता है वही हमारा अधिगम कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी ये विशेषता क्या है? अधिगम विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है। जब हमारे पास विवेक होगा, उससे हम अच्छी तरह से सोचेंगे, सृजन करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा अधिगम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम व्यक्तित्व एवं सामाजिक होता है। अधिगम व्यक्तिगत भी होता है और कैसा होता है? सामाजिक भी होता है। ठीक है। अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम का एक क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या है, मान लीजिए बीएड या क्या किया, एमएड किया। एमएड किया क्यों किया? क्योंकि हमें एक अच्छा टीचर बनना है। ठीक है। तो क्या हो गया? अधिगम का क्या उद्देश्य है? हमें क्या करना है? बीएड एमएड करके हमें क्या करना है? एक टीचर बनना है। टीचर बनना है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक उद्देश्य हो गया। टीचर बनना हमारा क्या है? उद्देश्य हो गया। तो अधिगम क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम खोज करना है। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, एमएड है। ठीक है। एमएड में एक रिसर्च होती है, या उस रिसर्च लघु शोध कह सकते हैं उसको। लघु शोध होता है, तो उसमें क्या होता है? हम नई नई कोई टॉपिक ले लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें खोजते हैं। ठीक है। उसमें देख लेते हैं किसी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। ठीक है। ऐसे क्या होता है? खोज करना भी अधिगम है। अधिगम क्या है? नेक्स्ट है अनुकूलन है। अधिगम क्या है? अनुकूलन है। अधिगम विकास है। अधिगम क्या है? परिवर्तन है। अधिगम परिवर्तनशील है। अधिगम कैसा है? सार्वभौमिक है। ठीक है। तो हमने अभी इतनी विशेषताएं देखी। किससे? अधिगम से रिलेटेड हमने कितनी विशेषताएं देखी। ठीक है। आई होप आपको अधिगम की विशेषताएं भी समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार से अधिगम हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? अधिगम शाब्दिक, पहला प्रकार कैसा है? शाब्दिक। दूसरा गत्यात्मक, और तीसरा समस्या समाधान। तो अधिगम को हम कितने भागों में अधिगम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है। 3 प्रकार हैं। तो शाब्दिक पहला प्रकार जो है कौन सा है? पहला है तो शाब्दिक अधिगम कैसा होता है? शाब्दिक अधिगम में शब्द भंडार, उदाहरण के रूप में देखें तो शब्द भंडार इसमें आ सकता है। शब्द भंडार, भाषा कौशल, मान लीजिए कह सकते हैं कि जितने ज्यादा हमारे पास शब्द होंगे, कविता लिखना, कविता। अब जब हमारे पास शब्दों का भंडार होगा तभी तो हम कोई कविता लिख पाएंगे। ठीक है। जब हमारे पास भाषा का कौशल होगा तभी तो हम अच्छी स्पीच दे पाएंगे। जब हमारे पास भाषा का जो होगा ज्ञान अच्छा होगा, शब्द अच्छे होंगे हमारे पास, तो क्या होगा? हम अच्छी तरीके से कविता लिख पाएंगे, या सब अच्छा प्रदर्शन, भाषा प्रदर्शन है जो कह सकते हैं, स्पीच होती है अच्छी दे सकते हैं। तो क्या होगा? ये हमारा शाब्दिक अधिगम कहलाएगा। दूसरा हमारा क्या है? गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम में क्या होता है कि जब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कार चलाना। कार तो हम जब ही चलाएंगे जब हमें उसे कार को चलानी आती होगी। ठीक है। नृत्य करना,
नृत्य होगा, व्यायाम होगा, हो गया आपका। ठीक है, अब ये चीजें आपको जब आती होंगी तभी तो आप करेंगे, इससे क्या होगा, गद्यात्मक अधिगम कहलाएगा। तीसरा क्या है, समस्या समाधान, समस्या अधिगम। क्या है हमारा, समस्या अधिगम। इसमें क्या होता है, हम जब हमें समस्या पता होगी तभी तो उसका हम अधिगम करेंगे। मान लीजिए समस्या कई तरीके से हो सकती है, समस्या को हम कितने, समस्या है उसको सीखने के क्या करेंगे, हम कई तरीकों से उसका अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें समस्या के तरीके सीखते हैं हम, समस्या के तरीके। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, समस्या के बहुत सारे तरीके सीखते हैं और उसे समस्या अधिगम कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अधिगम के कितने प्रकार होते हैं। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से पढ़े अधिगम के प्रकार, और अब जो कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या हुआ, अपने अपने अनुसार क्या किया, अलग अलग तरीके से बताए। जो सर्वप्रथम अधिगम के प्रकार बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है, आसुबेल। आसुबेल मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया, सीखने के प्रकार कितने बताए, इन्होंने 4 प्रकार बताए। आसुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। ठीक है, 4 प्रकार बताए। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, कौन से हैं, गैने। गैने मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने कितने, सीखने के 8 प्रकार बताए। किसमें, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसमें सीखने के कितने प्रकार बताए थे इन्होंने, 8 प्रकार बताए। और इन्होंने जो 8 प्रकार बताए थे, इसको क्या कहते हैं, सीखने के सोपान भी कहेंगे। कितने, सीखने के 8 सोपान, सीखने के प्रकार, या इसको कह सकते हैं सोपान, हायरार्की भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये किसमें बताए थे इन्होंने, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताए थे। किसमें, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग में इन्होंने क्या हुए, 8 प्रकार बताए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीखने के अधिगम के जो प्रकार हैं वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार और एक नॉर्मल तरीके से कितने प्रकार से बांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम कैसे कैसे प्रभावित होता है। सबसे पहले है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब शरीर स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ नहीं है तो अधिगम डायरेक्टली हमारा प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्वता। जब हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तब भी हमारा अधिगम प्रभावित होता है। सीखने की इच्छा, ये भी प्रभावित करता है। प्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है हमारा, क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इससे क्या होता है, हमारा अधिगम प्रभावित होता है। विशेष सामग्री का स्वरूप, अगर सामग्री अच्छी है तो हमारा अधिगम भी अच्छा होगा। सीखने का उचित वातावरण, अगर सीखने का हमारा वातावरण उचित है, सीखने की जो, जहाँ हम सीखते हैं, मान लीजिए क्लास में हम सीख रहे हैं, उसमें क्या है, उस क्लास में अच्छी बेंच है, ब्लैक बोर्ड अच्छा है, जो क्लासरूम है उसका वातावरण अच्छा है, तो हमारा क्या होगा, अधिगम भी अच्छा होगा। सीखने की विधियां,
सीखने की बहुत सारी विधियां होती हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी विधि से अगर सीख रहे हैं, अगर वह विधि अच्छी है तो हमारा अधिगम भी अच्छा होगा। अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया। अगर अध्यापक अच्छा है, अगर अध्यापक गुड है, अच्छा है, अगर वो हमें अच्छी तरीके से सिखा रहा है तो सीखने की प्रक्रिया भी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास भी हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। जितना हम ज्यादा अभ्यास करेंगे अधिगम हमारा उतना ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखे। कौन कौन से? शारीरिक मानसिक थकान, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने का उचित वातावरण, शारीरिक और मानसिक थकान। अगर शारीरिक व मानसिक थकान होगी तब भी हमारा अधिगम प्रभावित होता है। सीखने की विधि, अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया एवं अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीखने के प्रभावशाली विधियां। अभी उसमें लास्ट में हमारा देखा था सीखने की विधियां। तो सीखने की विधियां भी कई होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी विधि कौन सी है? करके सीखना। करके सीखना, मान लीजिए कोई चीज करके सीख रहे हैं, ठीक, करके कैसे सीख रहे हैं? अब हमें डांस नहीं आता है, या इसको नृत्य कह सकते हैं, नृत्य नहीं आता है तो हम इसे क्या करें? करके सीख रहे हैं ना। तो करके सीखना क्या हो गया हमारा? नृत्य हो गया। कार चलाते हैं, इसको भी हम करके ही सीखते हैं, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखना। अब छोटा एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो वो क्या करेगा, कैसे सीखेगा? अगर वो घर में रहता है, अपने चाचा, मामा, मम्मी, पापा, ताऊ जी सबको बोलते हुए देखता है, उन्हीं का अनुकरण करता है और उससे सीखता है, ठीक है। निरीक्षण के द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना। कोई भी चीज होती है हम उसे परीक्षण करके सीखते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों से कैसे सीखते हैं? वाद विवाद विधि से जो सीखते हैं हम, कार्यशाला, सेमिनार होते हैं उनसे सीखते हैं, सम्मेलन में विचार गोष्ठी से सीखते हैं, प्रोजेक्ट पर जो प्रोजेक्ट प्रणाली होता है, डाल्टन प्रणाली है, बेसिक विधियां जो हैं उनसे हम सीखते हैं, ठीक है। सामूहिक अधिगम, हम क्या करते हैं सीखने में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। अब दोस्त को एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कोई सवाल नहीं आता है, तो उससे क्या कहते हैं, सारे दोस्त बैठते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उसके सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। और उस सोल्यूशन को जब समूह में बैठ के जो सोल्यूशन ढूंढा जाएगा उसको क्या कहेंगे हम? समूह अधिगम कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक अधिगम के बारे में। अधिगम पढ़ाया, अधिगम के प्रकार बताए, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रभावशाली विधियां बताई। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।